my YouTube channel, myself Ashwani Mishra, as you know. Today I will discussing about Coulomb's law. Now we have just studying about Coulomb's law. स्टूडेंट, आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ को पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को जो भी इनिशिएशन था क्लास 12 का, वो इनिशिएशन आप लोगों को बताया गया। हम लोगों का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ और इट इज आल्सो नोन एज कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स दैट क्वांटिफाइज द अमाउंट ऑफ फोर्स। जो फोर्स को जो है क्वांटिफाई, उसकी क्वांटिटी को बताता है बिटवीन दी टू स्टेशनरी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। स्टेशनरी जो स्टेबल पार्टिकल हों, स्टेबल पार्टिकल, अभी इसके बाद हम लोग समझेंगे चार्ज पार्टिकल्स। यानी कि कुल मिलाकर के हम लोग ये कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स और चार्ज बॉडी। यहाँ हम लोग बॉडी भी कह सकते हैं, हाँ, पार्टिकल और चार्ज बॉडी एट रेस्ट, जब वो रेस्ट में हो, इज कन्वेंशनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स कहा जाएगा। हम लोग देखेंगे कूलम्ब्स ने क्या बताया। डी कूलम्ब्स ने ये डिफाइन करने के बाद उन्होंने एक रिलेशन दिया। किसका? यानी कि कहिए उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्टेबल फोर्स बिटवीन टू स्टेबल पार्टिकल्स। यानी कि उन्होंने जो बताया हाउ टू चार्ज बॉडीज और इंटरैक्ट, कैसे जो है चार्ज बॉडी इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है, कैसे वो इंटरेक्शन होगा, मतलब अट्रैक्शन या रिपल्सन। अट्रैक्शन और रिपल्सन कैसे होगा, ये पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था। अट्रैक्शन या रिपल्सन, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज होंगे तो फिर वो रिपेल करेंगे, नेगेटिव होंगे अगेन रिपेल करेंगे। वेयर एज पॉजिटिव नेगेटिव ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट। तो हम लोग यही पढ़ेंगे, इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टेबल चार्जेस। हम लोग कह सकते हैं इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टेबल चार्जेस। मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं कूलम्ब्स लॉ, जो हम लोग जान रहे हैं, वो इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज, कैसे वो इंटरेक्ट करेंगे। हम लोग दो चार्ज लेते हैं, सपोज कर लेते हैं Q1, दोनों प्लस लेते हैं, प्लस Q1, दूसरी तरफ प्लस Q2, दो चार्ज सपोज किया। डी कूलम्ब्स ने दो चार्ज सपोज किया और उन्होंने बताया कि दे आर सेपरेटेड by r, means distance between these two are placed at r distance। इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट चार्ज, इसको हम लोग मान लेते हैं सेकंड चार्ज। फर्स्ट चार्ज सेकंड को रिपेल करेगा, सेकंड फर्स्ट को रिपेल करेगा। रिपेल करेंगे, कैसे रिपेल करेंगे? ऐसे इसी लाइन पे रिपेल करेंगे। फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, F12 हो जाएगा। और सेकंड पे क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन टू ड्यू टू फर्स्ट, F21 हो जाएगा। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे वेक्टर फॉर्म में, अभी फिलहाल देखते हैं हम लोग। अगर हम लोगों को देखना है तो ये जो 1-2 है और F21 है, ये दोनों अपोजिट टू ईच अदर है।
ये दोनों अपोजिट है, यानी कि जो हमारे पास फोर्स होगा, नेट फोर्स जो होगा एफ नेट, वो किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा F12 इज इक्वल टू माइनस F21 के बराबर हो जाएगा। ये हमारे पास नेट फोर्स मिल जाएगा। अगर हम लोग नेट फोर्स देखना चाहें या F12 और F21 देखेंगे। अच्छा, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास फोर्स बिटवीन रिपल्सन फोर्स बिटवीन दी टू चार्जेज है, वो क्या है, वो है दिस फोर्स एक्ट along the line joining, this force acts along the line joining center of the two charges। ये जो फोर्स होगा वो उसी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के सेंटर से उसी डायरेक्शन पे होगा। ये नहीं कि ये फोर्स यहाँ भी लग जाए, ऐसा नहीं हुआ, यहाँ भी तब तो लग सकता था, यहाँ भी लग सकता था, यहाँ भी लग सकता था, ऐसा नहीं है। वो क्या होगा, इसी लाइन पे लगेगा, इसी जो सेंटर है उसी सेंटर के एलांग लगेगा। वो भी चूंकि रिपल्सन हो रहा है तो एक दूसरे से दूर की तरफ जाएगा। तो जो कूलाम्स ने क्या किया, उन्होंने डिराइव किया, और जैसा कि बताया गया कि इट इज एक्सपेरिमेंटल लॉ, और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये बताया कि इट हैज टू बी फाउंड दैट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दीज टू चार्जेज, यानी कि जो दोनों बॉडी जो चार्ज ली गई है उन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो फोर्स लगेगा। और उन्होंने कहा कि एफ जो है, जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और इन दोनों से हम लोगों को फार्मूला जो मिला वो क्या मिला, वो इसी तरीके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारे पास एक इनवर्स सेपरेशन ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है। तो उसी लिए इसका नाम भी पड़ा है कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ भी इसका नाम कहा गया है। हाँ, इसको हम लोग देखते हैं तो ये हमारे पास कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाती है, F इज इक्वल टू, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेते हैं, वो कांस्टेंट क्या आता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हम लोग को प्राप्त हो जाता है। इस कांस्टेंट की जो वैल्यू एक्सपेरिमेंटली प्राप्त की गई है वो वैल्यू हम लोगों को क्या मिली है, वो वैल्यू हम लोगों को मिली है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0 भी हम इसको कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हम लोगों को मिल गया। ये फोर्स जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, Q1 Q2 पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर हम ज़्यादा लेंगे चार्ज को अगर बड़े बड़े लेंगे तो रिपल्सन या अट्रैक्शन भी ज़्यादा करेगा। अगर हम छोटे छोटे चार्ज लेंगे, पॉइंट चार्ज लेंगे, यहाँ पॉइंट चार्ज की बात आ गई तो आप लोगों को बता देते हैं, दिस इज अप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ये जो लॉ हमारा है ये केवल और केवल कूलाम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल होगा। तो Q1 Q2 पॉइंट चार्ज लिए गए हैं, लेकिन समझने के लिए बड़ा बड़ा है तो ज़्यादा रिपल्सन होगा या ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। तो और अगर इसका सेपरेशन, इसको हम ज़्यादा दूर कर देते हैं, सेपरेट करते चले जाते हैं, तो ये जो फोर्स है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि फोर्स कम होता जाएगा। अगर चार्ज को हम दूर रख दें तो फिर इनके बीच का जो फोर्स होगा वो घटता चला जाएगा। यानी कि इस पे हम कुछ और देखते हैं, जैसे इस पे अगर हम लोग इसका डबल कर देते हैं, अगर R इज इक्वल टू 2R कर दिया जाता है, तो जो हमारे पास F डैश है, डायरेक्टली कभी कभी कंपटीशन में पूछा गया है क्वेश्चन, और बोर्ड में भी 1-2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन, F डैश 4F हो जाएगा। अगर हम इसको हेव्ड कर देते हैं, यानी कि अगर हम इसको हाफ कर देते हैं, R जो हमारे पास दिया गया है 1/2R कर देते हैं,
तो हमारे पास एफ डैश की जो वैल्यू है वो कितनी मिल जाती है, वो हम लोगों को मिल जाती है, सॉरी, एफ डैश एफ बाई 4 हो जाएगा। और एफ डैश यहाँ पर मतलब जो नया फोर्स हम लोगों को प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ एफ प्राप्त हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग आर को हेप्ड कर देते हैं तो फिर जो नया फोर्स है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। और अगर हम लोग उसको आर सेपरेशन को 2 टाइम्स कर देते हैं तो घट जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली ये शो भी कर रहा है। फिर हम लोग देखते हैं इसमें ग्राफ जो हमारे पास इन्वर्स स्क्वायर लॉ है उसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं। इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या बताता है ग्राफिकली, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इसको हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसका ग्राफ हम प्लाट करते हैं। इसका ग्राफ प्लाट करेंगे, एफ अगर ज़्यादा है तो आर बहुत कम है, यानी कि ग्राफ ऐसे हो, ये बहुत ज़्यादा हो गया है एफ, तो फिर आर एकदम आकर के 0 की तरफ चला आया। क्लियर, ये सेपरेशन आपका है, सेपरेशन, यानी कि एफ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसीलिए इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहा गया है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ ये हम लोगों को बताता है कि कैसे हम लोग अगर सेपरेट करते जाए, दूर करते चले जाएंगे दो चार्ज को, पॉइंट चार्ज को, तो उनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो घटता चला जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जब हमने उसको आर को घटा दिया तो फिर हमारे पास एफ ज़्यादा आ रहा था, और जब आर को हमने बढ़ा दिया 2 टाइम्स कर दिया तो एफ बाई 4 हम लोगों को एफ बाई 4 मिला था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। अगला जो टॉपिक हमारा है वो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ है। ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अब बहुत सारे कई वर्षों में इसको पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर हमने क्लास 11th में बताया था। अब वेक्टर फॉर्म जितने लोग नहीं पढ़े हैं वो भी समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और पूछ लिया जाता है। 2 चार्ज हमने लिया, प्लस Q1 प्लस Q2, प्लस Q1 और Q2 चार्ज हमने ले लिया है। सेपरेशन दोनों का मिडल टू मिडल आर रखा गया है। जब हम वेक्टर फॉर्म निकालेंगे इधर हम लोग क्या करेंगे, एफ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, वेक्टर फॉर्म में फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो हम लोग आर का क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। आर का हम लोग क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये इधर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर हम लोग इसका लेते हैं तो हमारे पास मैग्नीट्यूड R2 माइनस R1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। क्यों, क्योंकि फाइनल माइनस लास्ट इनिशियल, जो अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो फाइनल हमारे पास क्या है भाई 1 से 2, तो हमारे पास क्या मिल गया, 1 से 2 हम जाएंगे तो 2 माइनस 1, और इधर 2 से 1, तो फिर हमारे पास R1 माइनस R2 प्राप्त हो जाएगी। क्या मिला है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ R मिला है, हमने जो है प्राप्त कर लिया। ये मैग्नीट्यूड किसका मिला, R। एक बार फिर से वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए हम लोग देखेंगे। हमने 2 पॉइंट चार्ज ले लिए हैं, प्लस Q1 प्लस Q2, 2 पॉइंट चार्ज लिए गए हैं। फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज,
F12 वेक्टर फॉर्म में, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज F21। मैग्नीट्यूड निकालना है हमें, चूंकि वेक्टर फॉर्म हम ले रहे हैं तो फिर हमें R का मैग्नीट्यूड चाहिए, सेपरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो जब F12 है तो उस कंडीशन में हमारे पास मैग्नीट्यूड R का कितना मिलेगा। उस कंडीशन में हमने देखा कि F12 1 to 2 हो रहा है, जब 1 से 2 जा रहा है तो उस कंडीशन में हमारे पास R1 माइनस R2 हो रहा है, जबकि जब 2 से 1 हमारे पास वैल्यू है तो R2 माइनस R1 वेक्टर फॉर्म में प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। R12 को हम लोग लिखते हैं R12 F इज इक्वल टू F12 वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखना है। तो बराबर क्या हो जाएगा, के यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज Q1 Q2 F12 Q1 Q2 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ R का होल स्क्वायर। यहाँ तक कंफर्म होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ R का होल स्क्वायर। अच्छा, जब वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म का जो फार्मूला होता है वो इस प्रकार से होता है, हम यहाँ दर्शा रहे हैं, और ये R1 माइनस R2 वेक्टर है। अगर हम लोगों को मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, यूनिट वेक्टर A निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर A अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A लिखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A हम लोगों को निकालना है तो यहाँ हमारे पास यूनिट वेक्टर R होना चाहिए, और ये यूनिट वेक्टर R किसके बराबर होना चाहिए। बहुत सारी बुकों में R12 लिखा रहता है, बहुत सारी बुकों में R21 लिखा रहता है। तो हम लोग R वेक्टर को R12 दिखाएंगे ही नहीं, हम लोग डायरेक्टली उस वेक्टर को लिखेंगे जो 1-2 के साथ फॉर्म हो रहा है। और 1-2 के साथ आप देख रहे हैं हमारे पास 1-2 जो फोर्स है वो क्या है कि R1 माइनस, इधर फोर्स लग रहा है, फोर्स का डायरेक्शन हम लोग देखेंगे लाइन ज्वाइनिंग से Q2 से दूर की तरफ, अवे फ्रॉम दी लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम Q2 चार्ज से दूर की तरफ जा रहा है। यानी कि हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी वो R1 माइनस R2 वेक्टर के रूप में आएगी, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ R का होल स्क्वायर हो जाएगा, और होल स्क्वायर Q1 Q2 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ R का होल स्क्वायर इनटू, इसी को हम लोग नोट डाउन कर देते हैं और लिख देते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये क्या है, इसको हम लोगों को चूंकि यूनिट वेक्टर दिखाना है तो यूनिट वेक्टर के लिए जैसे ए वेक्टर लिखते हैं, ये यूनिट वेक्टर लिखे तो ये होल यूनिट वेक्टर लिख दिया जाए। इसके बाद हम लोग देखते हैं फिर इधर से F12 इस प्रकार से हमने 1/0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ R का होल स्क्वायर लिखा गया। R1 माइनस R2 वेक्टर यूनिट वेक्टर लिया गया है। यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन है, मॉडुलस ऑफ यूनिट वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर A अपान मॉडुलस ऑफ वेक्टर A, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। तो यहाँ क्या वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान मॉडुलस ऑफ R स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ R भी जो है वो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है इनटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वेक्टर R1 माइनस R2 अपान
मैग्नीट्यूड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। मैग्नीट्यूड का मतलब ये। तो फिर हमारे पास कन्वर्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो Q1 Q2 अपान R1 माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब आ जाएगा इनटू R1 माइनस R2 वेक्टर आ जाएगा। अच्छा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि सर कूलम्स लॉ तो बताता है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यहाँ Q आ गया है। तो भाई यूनिट वेक्टर जो हमने निकाला है वो भी तो है, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। R1 माइनस R2 जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है इसको सोल्यूशन कर देंगे तो ये स्क्वायर में फिर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ जो हमारे पास था वो मैग्नीट्यूड ऑफ R स्क्वायर ही था, तो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। ये हो गया 1-2 का वेक्टर फॉर्म। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग 2-1 का क्या फॉर्म हो जाएगा। पॉज करके आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। देखते हैं F21 वेक्टर, F21 वेक्टर हम लोगों को फाइंड आउट करना है। यहाँ भी हमारे पास सेम वैल्यू के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के है। Q1 Q2 तो होगा ही होगा भाई, Q2 ड्यू टू Q1 इस शर्त से डिफाइन किया गया है, तो इसको Q1 Q2 अपान यहाँ भी मैग्नीट्यूड ऑफ R का होल स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर R। यहाँ जो यूनिट वेक्टर R है वो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर R है। यूनिट वेक्टर हम लोगों को निकालना है और हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, बस सिमिलरली लिख देंगे जो हमने उसमें सॉल्व किया था। सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये F वेक्टर 2-1 इज इक्वल टू वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस R क्या हो जाएगा, ये R2 माइनस R1। अब इस वाले से हम लोग ले रहे हैं R2 माइनस R1, सेकंड वाला ले रहे हैं तो इसका स्क्वायर है, इसका मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा, वैल्यू हमारे पास R2 माइनस R1 वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड हम लोग निकाले तो मैग्नीट्यूड डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे, 2-1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R2 माइनस R1 होल क्यूब आ जाए इनटू जो हमारे पास वेक्टर है R2 माइनस R1 वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। तो ये रहा हमारा वेक्टर फॉर्म, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। बहुत सारी बुकों में ये जहाँ ये R2 माइनस R1 ये 1-2-2-1 करके दिया गया, 1-2-2-1 से कहीं कहीं अलग अलग बुकों में बहुत सारा कंफ्यूजन किया है। अब चूंकि हम लोग बुकों से ही देखते हैं तो बहुत सारी बुकों में कंफ्यूजन खुद ही अलग अलग बुकों ने अलग अलग कंफ्यूजन लिखा है, तो ये हम इसी फॉर्म में लिख लेते हैं और इसी फॉर्म में हम लोग जानेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हम लोगों ने इस फॉर्म को पढ़ा, कूलम्स लॉ को पढ़ा, और कूलम्स लॉ में अभी हम लोगों को दो चीज़ें कभी कभी पूछी जाती हैं, इसको मिटा दें, हाँ ठीक है। कूलम्स लॉ में हम लोग डायमेंशन और यूनिट वेक्टर देखते हैं। हम लोगों को कूलम्स लॉ में क्या मिला, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्री स्पेस के लिए है, कोई भी मीडियम नहीं लिया गया है, ये एयर और फ्री स्पेस में रखा गया है और वैक्यूम में है, तो अदरवाइज माध्यम होगा तो K आ जाएगा। तो फिलहाल हम लोग जो है K इज इक्वल टू 1 लिए हैं। Q1 Q2 अपान R स्क्वायर ये प्राप्त हुआ था।
अब हम लोगों को इससे हम लोग इसका डायमेंशन फोर्स है, क्वांटिटी क्या है, ये फोर्स है, और फोर्स क्या होता है, न्यूटन में मेजर किया जाता है। कंफ्यूजन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम लोगों को निकालना क्या है, जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है इसको फाइंड आउट करना है। हम लोग देखते हैं एप्सिलॉन नॉट इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर एप्सिलॉन 0 ये यहाँ आ जाएगा 1/4 पाई इंटू एफ हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। ये हम लोगों को अगर इसका जो है डायमेंशन यूनिट निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालने के लिए फोर्स है, यानी कि ये न्यूटन हो जाएगा, कूलम है C स्क्वायर हो जाएगा, R है मीटर स्क्वायर लिख देंगे हम लोग। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू सेकंड होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ आप लोग हेडिंग लिख लेंगे डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन 0, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन 0। ये वैल्यू हम लोगों को क्या मिल जाएगी, न्यूटन (10⁻⁻²) मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर टी स्क्वायर अपान एल पावर 1 + 2 पावर 3 t पावर -2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, t पावर 2 t पावर 4 हो जाएगा, m पावर -1 l पावर 3 -3 a पावर 2 t पावर 4। ये डायमेंशन हो जाएगा, किसका डायमेंशन हो गया, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 का डायमेंशन हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डायमेंशन हो गया एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 को हम लोग क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर की बात की जा रही है। तो इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, क्या वैल्यू प्राप्त होती है, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन 0। क्योंकि जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हम लोगों को वैल्यू ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटली प्राप्त है। क्योंकि हमें एप्सिलॉन 0 निकालना है तो एप्सिलॉन 0 जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁻9 कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू हम लोगों को प्राप्त हो जाएगी। इसको हम लोग सरल करेंगे, 1/4 × 3.14 वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पे जो हम लोगों को वैल्यू मिलती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हमें इसकी वैल्यू मिल जाती है और ये टॉपिक यहीं कंप्लीट हो जाता है, हमारा कूलम्स लॉ कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी आप लोगों ने 11th में ऑलरेडी पढ़ा है। अब ये मत कहना कि नहीं सर नहीं पढ़े हैं, फिर भी हम लोग देखते हैं। अगर हम कहते हैं कि दो चार्ज हैं Q1 और Q2, दो चार्ज हैं, अगर इन दो चार्ज से हम लोगों से पूछा जाए कि फोर्स ऑन टू, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 के द्वारा ही उस पर फोर्स लग रहा है ना, फोर्स ऑन टू यही हो जाएगा ना, F2 भाई 2 फोर्स ऑन टू ड्यू टू फर्स्ट, यानी कि फोर्स जो है सेकंड पर
वन के द्वारा जो लगेगा। लेकिन अगर हम लोग Q1, Q2 और Q3 तीन चार्ज ले लें और हम ये कहें कि इस पर फोर्स ऑन 2, अब हम अगर पूछें फोर्स ऑन 2 कितना होगा, तो फोर्स ऑन 2 अगर हम लोगों को निकालना है तो फिर क्या हो जाएगा भाई, 1 के द्वारा भी 2 पे लग रहा है, तो हम कहेंगे फोर्स ऑन 2 फ्रॉम 1, यानी कि फर्स्ट के द्वारा जो फोर्स इस पे लग रहा है, अच्छा इस पे फोर्स 3 के द्वारा भी लग रहा है ना, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू थर्ड, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू थर्ड चार्ज के द्वारा भी तो फोर्स लग रहा है इस पर। ये हमसे पूछा गया है कि 2 पर 1 और 3 का फोर्स, तो सुपरपोजिशन, यानी कि सुपरपोजिशन अगर हम लोग कंप्लीट सेंस में देखें, मान लें कि Q1, Q2, Q3 एंड मेनी मोर चार्जेस गिवन है और कोई एक n चार्ज लिया जाए और ये कहा जाए कि F नेट फोर्स ऑन nth पार्टिकल, nth चार्ज, ये कहा जाए कि F नेट ऑन nth पार्टिकल या nth चार्ज कहा जाए, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, सारे के सारे जितने भी पार्टिकल होंगे n1, n2, ये सब मिलते जाएंगे प्लस F n3। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से हम आप लोगों को अभी बताएंगे, देख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा F n माइनस 1। समझते हैं कि जब हमारे पास दो चार्ज केवल थे Q1, Q2, तो हमने कहा कि अगर Q2 पर नेट फोर्स Q1 के द्वारा कितना लग रहा है, तो आपने कहा कि F फोर्स ऑन 2 फ्रॉम 1, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अच्छा, अगर हमने 3 चार्ज ले लिए और पूछा आपसे कि नेट फोर्स ऑन 2, तो 1 भी 2 पे लगाएगा, 3 भी 2 पे लगाएगा, तो F फोर्स ऑफ 2 फ्रॉम फर्स्ट और ड्यू टू फर्स्ट के द्वारा जो लगा और सेकंड के द्वारा, थर्ड के द्वारा जो लगा। इस प्रकार से n पार्टिकल के लिए ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग जो है इस पे ट्रायंगल का एक एग्जांपल देखेंगे और सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। जैसे हमारे पास कोई भी ट्रायंगल दिया गया है, एक ट्रायंगल लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और जितने वर्टिसेस है सब पर प्लस क्यू चार्ज दिया गया, प्लस क्यू चार्ज। और ये इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं। और हम लोगों को फाइंड आउट करना है, फाइंड दी फोर्स ऑन द बॉडी एट वर्टेक्स सी पर हम लोगों को फाइंड आउट करना है। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी और इसको सी। कह रहे हैं कि फाइंड दी नेट फोर्स ऑन चार्ज, नेट फोर्स ऑन वर्टेक्स सी। वर्टेक्स सी पर नेट फोर्स हम लोगों को फाइंड आउट करना है। हम लोग सुपरपोजिशन का यूज करेंगे और देखते हैं, क्योंकि सारे के सारे चार्ज प्लस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये वाला प्लस क्यू इस चार्ज से ऐसे रिपेल हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा FCA। क्या हो जाएगा? FCA, यानी कि फोर्स ऑन C ड्यू टू फोर्स ऑन A। और ये वाला जो हमारे पास हो जाएगा फोर्स, ये जो वैल्यू हो जाएगी फोर्स ऑन C हो जाएगा ड्यू टू B के द्वारा इस पर जो फोर्स लग रहा है। अच्छा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल सपोज कर लेते हैं, साइड ए, हाँ इक्विलेटरल है तो सब 60 डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के, 60 डिग्री के सारे फोर्स होंगे। तो पहले हम लोग फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं।
एफ फोर्स सी ए, मतलब फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा के मीन्स 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये मिल जाएगा के इंटू चार्ज हमारे पास प्लस क्यू है अपान दोनों के बीच की जो दूरी है, सेपरेशन है, वो ए स्क्वायर है। वैल्यू कितनी हो जाएगी, के इंटू क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। अच्छा देखते हैं सेकंड, एफ सी बी फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, ये भी हमें वही प्राप्त हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोगों को एफ नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को एक फार्मूला बताया गया था, और जो वेक्टर पढ़े होंगे उनको याद होगा, क्लास 11th के वेक्टर में बताया गया था कि रिजल्टेंट जो फोर्स नेट फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा के बराबर होता है। तो ये जो हमारे पास यहाँ हो जाएगा एफ नेट ऑन सी, एफ नेट फोर्स ऑन सी हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ सी बी यानी कि एफ स्क्वायर, दूसरी वैल्यू भी एफ स्क्वायर, और फिर हमारे पास 2f इंटू एफ इंटू, अब इन दोनों के बीच अगर ये फोर्स सेम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो फिर जो हमारे पास रिजल्टेंट होगा यहीं कहीं मिल जाएगा, ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा। ये कहाँ हो जाएगा, इसके बीच में एफ नेट हो जाएगा। तो इन सब के बीच 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री पे हो जाएगा। यानी कि हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 2f स्क्वायर प्लस ये cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी cos एफ नेट हमारे पास cos 60 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये हो जाएगा 2f स्क्वायर इंटू 1/2 cos 60 की वैल्यू हमारे पास हाफ प्राप्त होती है, और वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको हम लोग इधर देख लेते हैं। जो हमारे पास वैल्यू प्राप्त हुई एफ नेट ऑन सी वैल्यू, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 2 से कैंसिल, ये 3f स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, 3f स्क्वायर, यानी कि हमारे पास √3f, ये एफ नेट फोर्स ऑन सी प्राप्त हुआ। तो एफ का मान हम लोगों ने अभी प्राप्त किया था, एफ सी बी हो या एफ सी ए हो, वो कितनी वैल्यू आई थी, √3 के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को कूलॉम्स लॉ और कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्लियरली समझ में आया होगा। सुपरपोजिशन जो हमने आप लोगों को बताया 11th में भी बताया था, सुपरपोजिशन आप लोगों को समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।